हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोडा एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नई क्रॉप के साथ जिसका नाम है पर्ल मिलेट। यानी कि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बाजरा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है और जितने भी लोग एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बाजरा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान की एक प्रमुख फसल है और यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं पर्ल मिलेट की यानी कि बाजरा की। सबसे पहले अपन बॉटनिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद वेराइटीज, इंसेक्ट एंड डिजीज को देखने का प्रयास करेंगे और अपन जल्दी से इसको खत्म करेंगे। देखिए दोस्तों, व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एनी कंडीशन, किसी भी हालत में आपको क्लासे अटेंड करनी ही पड़ेगी, तब जाके अपन गवर्नमेंट जॉब के हकदार हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बाजरा को क्या कहते हैं? पर्ल मिलेट, है ना दोस्तों। और एक इसका एक और अन्य नाम है गरीब आदमी का भोजन। याद करना, गरीब आदमी का भोजन, गरीब आदमी का भोजन। ठीक है दोस्तों, पूरे के पूरे पॉइंट एकदम से नोट करना मेरे साथ साथ में। जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं उसी हिसाब से आपके भी साथ साथ में नोट तैयार होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बॉटनिकल नेम जो है इसका क्या है? आप पेनिसिटम ग्लूकम या फिर पेनिसिटम टाइफोडियम, ये तो क्या हो गया? इसका बॉटनिकल नेम हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले इसका नाम क्या था? पेनिसिटम टाइफोडियम, लेकिन अभी कुछ एक पेपर में पेनिसिटम ग्लूकम भी आ रहा है, तो आपको दोनों ही नोट करने हैं और दोनों मेरे साथ साथ आपका काम चलना चाहिए। ओके दोस्तों, उसके बाद इसकी फैमिली यानी कि जो बाजरा है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसी हिसाब से आप लोग जानते हो। तो इसकी जो फैमिली है वो है ग्रेमिनी या फिर पोएसी, ग्रेमिनी या फिर पोएसी, है ना। कुछ एक जो अभी एक बार पेपर बनने हैं उसमें पोएसी पूछ रहा है, तो मैं दोनों को लिखा रहा हूं, ग्रेमिनी और पोएसी को। उसके बाद आपके क्रोमोसोम नंबर यानी कि गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? किसमें भाई साहब? बाजरे के अंतर्गत। तो इसमें 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 2n बराबर कितने दोस्तों? 14 है। ओके दोस्तों, उसके बाद ओरिजिन प्लेस यानी कि जो बाजरा है ये आपके कहां से जन्मा है। आप कहां से जन्मे हो, आपकी सिटी का नाम, तो उसी हिसाब से जो बाजरा है वो कहां से जन्मा है। तो दोस्तों ये जन्मा है अफ्रीका से। कहां से दोस्तों? अफ्रीका से जन्मा है। अपन ओरिजिन प्लेस किस हिसाब से निकालते हैं? जहां पर सबसे ज्यादा जंगली प्रजातियां पाई जाती हो उस हिसाब से अपन ओरिजिन प्लेस निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो बाजरे की सबसे ज्यादा जंगली प्रजातियां जो हैं वो आपके अफ्रीका के अंतर्गत पाई गई थी, इसलिए जो है आपके जो ओरिजिन प्लेस हैं वो है अफ्रीका। ओके दोस्तों, उसके बाद पोलिनेशन यानी कि इसमें परागण कौन सा पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें पाया जाता है पर परागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। उसके बाद जर्मिनेशन सीड यानी कि इसमें अंकुरण कौन सा पाया जाता है? कौन सा अंकुरण पाया जाता है? अंकुरण मैंने आपको दो बता रखे हैं, एक है एपिजियल और एक है हाइपोजियल। जितनी भी समथिंग जो आपके अनाज वाली फसलें हैं उन सबका जो आपके जर्मिनेशन सीड है यानी कि अंकुरण है वो हाइपोजियल ही है। ओके दोस्तों, तो इसका आपके जर्मिनेशन सीड क्या हो गया? हाइपोजियल। पॉइंट एक एक क्लियर करते चलना। उसके बाद फ्रूट या फिर इसके सीड को क्या कहा जाता है? यानी कि जो आपकी जो बाजरा है इसके सीड को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कैरियोप्सिस। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट कर लेना। जितनी भी आपकी जो है खाद्यान्न वाली फसलें हैं यानी कि जो अनाज वाली फसलें हैं उन सबका जो फ्रूट टाइप है वो कौन सा है? कैरियोप्सिस। ओके दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूं प्रोटीन की, सबसे ज्यादा प्रोटीन, है ना। देखिए दोस्तों, उसमें जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो होती है 11 से लेके 12% तक। ठीक है। ओके दोस्तों, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो समथिंग 67 से लेके 70% इसमें क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद मिनरल्स यानी कि इसमें खनिज लवण की जो मात्रा होती है वो कितनी पाई जाती है? तो समथिंग 2 से लेके 3%। एवरेज पूछे तो 2.5% इसमें क्या है? आपके खनिज लवण यानी कि मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपनी फैट यानी कि इसमें वसा कितने परसेंटेज है? तो वसा की जो मात्रा है वो है आपके 5%, ओनली 5% सबसे ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन की बात करूं तो आप लोग जानते हो
जो बाजरा है, बाजरा सबसे ज्यादा उगाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान की प्रमुख अनाज वाली फसल है कौन सी? आपके बाजरा, यानी कि पर्ल मिलेट राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा उगाया जाता है। प्रोडक्शन किसका सबसे अधिक है? राजस्थान का। अगर मान लो राजस्थान में भी पूछ ले, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जो बाजरा होता है वो कहां पे होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं एरिया की, है ना, एरिया यानी कि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है? तो वो करता है भाई साहब बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर जिला जो है वो सबसे ज्यादा एरिया में आपके बाजरा को लगाता है। लेकिन प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन में आपका अलवर जिला आगे है, यानी कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो करता है अलवर जिला। लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन लगाता है? बाड़मेर जिला। कोई दिक्कत? बाड़मेर और अलवर दोनों ही याद होनी चाहिए। उसके बाद क्लाइमेट की बात करूं, इसको चाहिए वार्म क्लाइमेट, या फिर आपको हिंदी वाले सुन लो, इसको चाहिए उष्ण, गर्म एवं उष्ण जलवायु, हॉट एंड ह्यूमिड जलवायु चाहिए इसके लिए। गर्म एवं उष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। कोई दिक्कत? इधर वाले जितने भी पॉइंट हैं वो अपन क्लियर करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि आप कह सकते हो इसको जल कितना चाहिए, यानी कि जो बाजरा है इसको पानी कितना चाहिए। जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उन सब में सबसे कम पानी की जरूरत होती है, वो होती है बाजरा को। सबसे कम जलमांग किसकी है? बाजरा की है। जितनी भी जवार से भी कम होती है, सोरगम से भी कम होती है। समथिंग 250 से लेके 300 mm इसकी क्या है? वाटर रिक्वायरमेंट है, जलमांग है। पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद एक आता है पुष्पक्रम, यानी कि इनफ्लोरोसेंस। मैंने पॉइंट अभी नोट करवा रहा हूं, बीच में आप नोट जरूर करें। पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? ओपन पेनिकल। ओपन पेनिकल नोट जरूर करें दोस्तों, ठीक है ना। ओपन पेनिकल, ये तो हो गई वाटर रिक्वायरमेंट की बात, प्रोडक्शन हो गया, फैट हो गया। और इसके अंतर्गत सबसे अधिक मात्रा में फॉस्फोरस की मात्रा होती है। स्टार करके लगा लेना, फॉस्फोरस सबसे अधिक, फॉस्फोरस की मात्रा सर्वाधिक किसमें? पर्ल मिलेट में, यानी कि बाजरे में। और आपके फॉस्फोरस का 80% फाइटीन के रूप में पाया जाता है बाजरे में। किसके रूप में दोस्तों? फाइटीन के रूप में पाया जाता है। यानी कि फास्फोरस सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसलों का मतलब हो गया मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, जौ है, चावल है, गेहूं है, उन सब में सबसे अधिक फास्फोरस किसमें दोस्तों? वो है आपके 80 जो है फास्फोरस है वो बाजरे में है। और जो फास्फोरस में भी 80% किस रूप में पाई जाती है? फाइटीन के रूप में पाई जाती है फास्फोरस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं खनिज लवण की, यानी कि मिनरल्स, सबसे अधिक जो मिनरल्स है, यानी कि आपके अपन कह सकते हैं खनिज लवण की जो मात्रा होती है वो होती है बाजरे के अंतर्गत। और अगर मैं बात करूं तो आपकी फैट की, फैट सबसे अधिक जो है वो भी आपकी बाजरा कवर करता है। तो तीन चीजें हो गई, सबसे अधिक फास्फोरस, सबसे अधिक फैट और सबसे अधिक मिनरल्स। ये सब चीजें क्या है? बाजरा कवर करके बैठा है, अपने पास रख के बैठा है, किसी को नंबर नहीं देता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं बाजरे में सीड रेट, ठीक है, सीड रेट कितनी लेते हैं, यानी कि अपन जो बीज दर है वो कितनी लेंगे? तो समथिंग 4 से लेके 5 केजी प्रति हेक्टेयर, 4 से लेके दोस्तों 5 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। किसकी दोस्तों? आपके बाजरे की। मान लो अपन खेत में अभी लगाने जा रहे हैं तो कितना लेंगे? 4 से 5 केजी लेंगे प्रति हेक्टेयर के लिए। और इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग जो है ये भी नहीं जानते कि जो आपके बाजरा है इसको अपन अगर लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक नर्सरी भी तैयार की जाती है ना दोस्तों। नर्सरी भी तैयार की जाती है, बहुत से लोगों को नहीं पता। मैं आगे नर्सरी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अगर मान लो आप नर्सरी का मेथड अपनाना चाहते हो, यानी कि नर्सरी के द्वारा आप अगर 1 हेक्टेयर की फसल को उगाना चाहते हो तो आपकी जो सीड रेट है वो कितनी हो जाएगी? 2 से लेके 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर, है ना। जस्ट इसकी आधी कर लेनी है शुद्ध बीज की। ओके दोस्तों, थोड़ी सी पंखा वंखा चालू कर लेते हैं। उसके बाद R/P की दूरी, रो इंटू प्लांट की मध्य दूरी कितनी रखी जाती है? तो देखिए दोस्तों 45x10 इसके मध्य आपके दूरी रखी जाती है प्लांट और जो है रो इंटू प्लांट के। देखिए दोस्तों क्या होता है रो इंटू प्लांट, मतलब ये क्या होगी आपकी, मैं बात करूं ये पंक्ति है, यानी कि ये एक रो है और ये एक रो है। रो को बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति से लेके पंक्ति के मध्य जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है बाजरे में 45 सेंटीमीटर।
ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अपन ने एक भाई साहब प्लांट उगा रखा है और एक प्लांट यहाँ पे उगा रखा है। तो इन प्लांट यानी कि पौधों के मध्य जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 10 से लेके 15 सेंटीमीटर, 10 से लेके 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपका पॉइंट आज ही क्लियर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक आपको ट्रिक बता दूं, आर इंटू पीज में कभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो प्लांट इंटू प्लांट की मध्य जो दूरी रखी जाएगी वो हर बार ही कम होगी, है ना, और जो रो इंटू रो के मध्य दूरी रखी जाएगी वो हर बार अधिक होगी। ये एक कंसेप्ट है जो आपको अभी नोट करना है। उसके बाद प्रति हेक्टर नंबर ऑफ प्लांट, यानी कि प्रति हेक्टर में प्लांट कितने लगेंगे, इस हिसाब से अगर अपन बाजरा को लगाते हैं तो औसतन आपके जो प्लांट लगते हैं वो लगते हैं 1,75,000 और आपको बुकों में मिल जाएगा 1,66,666। ये भी राइट है, घबराने की जरूरत नहीं। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो रहता है इरिगेशन के ऊपर, यानी कि अपन किस हिसाब से, आप जानते हो जो अपने जो आपके बाजरा है इसके लिए अपने को जल की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। तो इसके लिए दो क्रिटिकल स्टेज यानी कि दो क्रांतिक अवस्थाएं इंपोर्टेंट है। क्रांतिक अवस्थाएं, ठीक है दोस्तों, क्रांतिक अवस्थाओं में आप क्या नोट करोगे, पुष्पक्रम आते समय, मैंने पुष्पक्रम का नाम क्या बताया, ओपन पेनिकल, यानी कि पुष्पक्रम आते समय नंबर फर्स्ट आपको करना है पुष्पक्रम, यानी कि ऊपर आपके जो बाली आती हैं उसको कहते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम आ रहा है आते समय। और नंबर सेकंड दाना बनते समय, पुष्पक्रम में जब दाना बनना प्रारंभ हो जाएगा, दाना बनते समय, नंबर सेकंड पॉइंट मेरे साथ नोट आउट कर लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं जो इरिगेशन से एक रिलेटेड पॉइंट है जो आपको स्टार करके लिखना है, बाजरे के अंतर्गत एक मोटर सेल्स पाई जाती है, एक क्या बहुत सारी पाई जाती हैं, यानी कि जो अपना बाजरा है बाजरे के अंतर्गत मोटर सेल पाई जाती है, मोटर कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि क्या करती हैं, जो वायुमंडल के अंतर्गत जो नमी होती है उसका अवशोषण कर लेती है ना दोस्तों, जितनी भी नमी होती है उसका अवशोषण कर लेती है ये मोटर कोशिकाएं। इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ इरिगेटेड क्रॉप, यानी कि स्वयं सिंचित फसल। स्व सिंचित फसल कौन सी है, आपके बाजरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या नोट करना है कि बाजरे के अंतर्गत मोटर कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये मोटर कोशिकाएं, है ना दोस्तों, ये जो मोटर कोशिकाएं जो होती हैं आपके जितनी भी वायुमंडल के अंतर्गत जो भी नमी होती है उसको अवशोषण कर लेती हैं। अवशोषण करने के बाद इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्वयं सिंचित फसल, मतलब अपने आप ही पानी का अवशोषण कर लेती हैं, इसलिए अपन इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इरिगेटेड क्रॉप। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, बाजरे मैंने लिखा है ऊपर बाजरा, बाजरे के बाद मैंने लिखा है इसमें पाई जाती है मोटर कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, मोटरसाइकिल नहीं है, मोटर कोशिकाएं हैं, मोटर कोशिकाएं। और ये मोटर कोशिकाएं क्या करती हैं, वायुमंडल के अंतर्गत जितनी भी नमी है उसको अवशोषण कर लेती हैं। वायुमंडल में नमी, वायुमंडल में नमी का अवशोषण कर लेगी, अवशोषण कर लेती हैं। इसलिए इसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं स्वयं सिंचित फसल। स्वयं सिंचित फसल यहां पे नोट करके लिख लेना साथ साथ में मेरे। स्वयं सिंचित फसल जो है वो अपन किसे कहेंगे, बाजरा को कहेंगे। यहां पे आप मेरे साथ नोट करें, इसको अपन कहते हैं स्वयं सिंचित फसल, है ना। ये क्या है, कभी एक बार पॉइंट छूट जाते हैं। स्वयं सिंचित फसल किसे कहते हैं, अपन कहते हैं बाजरे को। तो बाजरे के अंतर्गत मोटर कोशिकाएं पाई जाती है जो वायुमंडल में जितनी भी नमी होती है उसका अवशोषण कर लेती हैं, इसलिए अपन इसको कहते हैं स्वयं सिंचित फसल। ओके दोस्तों, पॉइंट क्लियर हो गया क्या। सिंचाई के साथ में आपको ये पॉइंट नोट करना है। ठीक है दोस्तों, ये फास्फोरस में सर्वाधिक मात्रा में फास्फोरस जो है वो बाजरे में ही पाई जाती है। समथिंग फास्फोरस का 80% फाइटिन के रूप में अपन को मिलता है। उसके बाद मैं बात करूं वीड कंट्रोल की, तो इसमें आपके बहुत सारे जो है मोथा लगता है। इसमें राजस्थान के जितने लोग हैं वो मोथे के बारे में एकदम रूबरू होंगे। मोथा जो, अगर आपने पश्चिमी राजस्थान की बात करूं, यहां पे सर्वाधिक बाजरा लगाया जाता है, इसमें मोथा उगता है, मोथा। ठीक है, मोथा है, दूब घास है, ये जो है मुख्यतः खरपतवार हैं। लेकिन ये अगर मैं मुख्यतः बात करूं तो यहाँ पे क्लाइमेट के अंतर्गत मैंने आपको नहीं बताया, ये एक C4 प्लांट है ना। बाजरा एक C4 है, जवार एक C4 है, मक्का एक C4 है, गन्ना एक C4 है। ठीक है ना, ये एक C4 प्लांट है। इसके अंतर्गत आपके मुख्य जो खरपतवार लगता है उसका नाम क्या है, स्ट्राइगा। स्ट्राइगा ये मुख्य खरपतवार लगता है, स्ट्राइगा लगता है किसमें, C4 में। और ये एक STB प्लांट है, पूछ सकते हैं बाजरा एक है
है ना, जितनी भी खरीफ की क्रॉप है वो सभी समथिंग आपके मक्का को छोड़ के सभी की सभी जो है वो अपन कह सकते हैं शॉर्ट डे प्लांट है, एसडीबी पादप है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बताया है। जो आपके बाजरा है एक एसडीबी क्रॉप है, ठीक है दोस्तों, ये एक C4 प्लांट है और जितने भी C4 प्लांट हैं उसमें उसका जो मुख्य खरपतवार है वो है स्ट्राइगा। इसको हिंदी में बोलते हैं रूखड़ी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूखड़ी बोलते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? एट्राजीन का। किसका दोस्तों? एट्राजीन 1 kg प्रति हेक्टेयर। किसका दोस्तों? एट्राजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। एट्राजीन और सीमाजीन दोनों ही हैं, है ना, एट्राजीन और सीमाजीन। पर मक्का जब पढ़ेंगे और सीमाजीन और एट्राजीन के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से बता दूंगा, पर यहां पे एट्राजीन आपको याद करना है। एट्राजीन से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी जो है मतलब बचत कर सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं इससे अपन नियंत्रण पा सकते हैं। किससे? खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, खरपतवार से बच सकते हैं। ओके दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे रफ करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के आया है। बाजरा मोटर कोशिकाएं वायुमंडल नमी का अवशोषण कर लेगी, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इरिगेटेड क्रॉप। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, यानी कि उर्वरक प्रबंधन अपन किस हिसाब से करेंगे, कोई दिक्कत? एनपी और के हर बार यही मात्रा रहती है। जितने भी ग्रेमिनी परिवार हैं उसमें आपको एक अनुपात याद करना है। क्या है? 4:2:1, यानी कि 421 आपको ग्रेमिनी परिवार में ही सेट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं नाइट्रोजन की, है ना, नाइट्रोजन की बात करें तो आपके 100 से लेके 120 kg प्रति हेक्टेयर, 100 से लेके 120 kg प्रति हेक्टेयर अपन किसका प्रयोग करेंगे? नाइट्रोजन का। उसके बाद 2 अनुपात पे आ जाओ, समथिंग 60 से लेके 80 kg प्रति हेक्टेयर अपन किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? फास्फोरस का। और समथिंग 30 से लेके 40 kg अपन किसका प्रयोग करेंगे? पोटास का। ओके दोस्तों, अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जो इसमें आगे आप आ जाओ, इसमें कड़वापन किस लिए होता है? मैं जैसे कि आप बाजरे को हाथ में लेना और खा लेना, या फिर आप बाजरे की बनी हुई रोटी को भी खाते हो तो उसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है, लेकिन गेहूं की रोटी में अपन को कड़वापन नहीं लगता। इसका क्या रीजन है? क्यों होता है कड़वापन? बाजरे में कड़वापन क्यों होता है? उसके अंतर्गत एक अम्ल पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है। उस एसिड का नाम आपको याद करना है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका जो नाम है वो है ऑक्जेलिक एसिड। आपको बुकों में नहीं मिलेगा, ढूंढते फिर जाना। ठीक है दोस्तों, बहुत सी अच्छी अच्छी बुकों पढ़ोगे तब जाके मिल जाएगा, है ना। और देखो कड़वापन ऑक्जेलिक अम्ल की, ऑक्जेलिक अम्ल से, यानी कि जो कड़वापन है ना वो होगा आपके ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टेस्ट वेट। टेस्ट वेट का मतलब हो गया परीक्षण भार। परीक्षण भार का मतलब हो गया, यानी कि आपके टेस्ट वेट 1000 बीजों का भार, यानी कि 1000 बीजों को लो आप, उसका कितना वजन हो जाएगा? समथिंग 5 से लेके 7 ग्राम। 5 से लेके 7 ग्राम जो है वो टेस्ट वेट हो जाएगा। यहां पे हाईलाइट में कर रहा हूं रेड कलर से, 5 से लेके 7 ग्राम बाजरे का टेस्ट वेट होता है दोस्तों। उसके बाद डेप्थ, यानी कि जो है इसकी अपन गहराई कितनी रखेंगे? समथिंग 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सोविंग टाइम, यानी कि इसका जो बुआई का समय रहता है वो कब रहता है? तो जुलाई का प्रथम सप्ताह अपन कह सकते हैं, जुलाई में ही करते हैं। प्रथम सप्ताह आपको याद करना है, जुलाई का प्रथम सप्ताह, जुलाई का प्रथम सप्ताह। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत? उसके बाद सोइल, यानी कि इसके लिए जो मृदाएं उपयुक्त रहती हैं वो कौन सी रहती हैं? देखिए दोस्तों, मैं बात करूं राजस्थान की एक मुख्य जो है अनाज वाली फसल है, लेकिन ये उगाई कहां पे जाती है? समथिंग पश्चिमी राजस्थान में। प्रोडक्शन सबसे अधिक कौन कर रहा है? अलवर कर रहा है। और आपके सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है? बाड़मेर करता है, और बाड़मेर के अंतर्गत रेतीली मृदाएं हैं। इस हिसाब से आप याद कर सकते हो, रेतीली दोमट मृदाएं, रेतीली दोमट जो मृदाएं हैं वो क्या है इसके लिए उपयुक्त रहती हैं। ओके दोस्तों, अब देखो 2 सेकंड के अंतर्गत मैं बता रहा हूं वापस, 2 सेकंड के अंतर्गत, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़ा पंखा चालू करो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आई। फटाक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी। यहां पे देखो बॉटनिकल नेम पेनिसिटम ग्लूकम या फिर पेनिसिटम टाइफोडियम। उसके बाद अगर मैं बात करूं फैमिली की, ग्रेमिनी पोएसी, क्रोमोसोम नंबर 14, ओरिजिन प्लेस अफ्रीका, पॉलिनेशन पर परागण, जर्मिनेशन सीड हाइपोजियल, फ्रूट या फिर इसको कहते हैं सीड, इसको क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस, 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 कैरियोप्सिस याद होना चाहिए। एनी कंडीशन, प्रोटीन 11 से 12%, कार्बोहाइड्रेट 67 से लेके 70, मिनरल्स 2 से लेके 3, अगर एवरेज पूछे तो 2.5।
फैट की मात्रा 5%, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टॉप पे कौन है? राजस्थान। ठीक है, और एरिया कवर कौन करता है? बाड़मेर। राजस्थान में भी एक जिला है बाड़मेर जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? तो भाई साहब आपके करता है अलवर। उसके बाद क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट का पौधा यानी कि गर्म जलवायु का एक पौधा है। गर्म एवं उष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है। वाटर रिक्वायरमेंट जलमान कितनी है? 250 से लेकर 300 mm। सीड रेट 4 से 5। नर्सरी के लिए ओनली 2.5 R/P 45x10। उसके बाद नंबर ऑफ प्लांट 1,75,000 औसतन। अगर फिक्स पूछे तो 1,66,666 पौधे। ठीक है, इरिगेशन का मतलब हो गया जल अपन कब देंगे? इसको ज्यादा जल आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। बरसाती पानी से ही उपज जाती है फसल। लेकिन फिर भी जिसके पास पानी है वो कब करेगा? तो पुष्पक्रम आते समय, यानी कि इसके पुष्पक्रम को कहते हैं क्या है? ओपन पेनिकल कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। पुष्पक्रम में दाना बनते समय यानी कि सेकंड क्रिटिकल जो स्टेज रहती है वो रहती है दाना बनते समय। वीड कंट्रोल, इसमें बहुत सारे वीड, जैसे कि मैं बात करूं दूब घास की, स्ट्राइगा की और आपकी मोथा की, तो इसमें स्ट्राइगा आपको नोट करना है। इसके नियंत्रण के लिए एट्राजिन का अपन प्रयोग करेंगे प्रति 1 kg प्रति हेक्टेयर। फर्टिलाइजर मैनेज पर NPK 421 अनुपात याद करना है। उसके बाद सोइल, रेतीली दोमट मृदाएं। सोइंग टाइम जुलाई का प्रथम पखवाड़ा। डेप्थ कितनी रखेंगे? 2 सेंटीमीटर। टेस्ट वेट 5 से 7 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और कड़वापन दोस्तों किस लिए होता है? कड़वापन होता है ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। फास्ट चल रहा हूं ना? बहुत से लोगों के कमेंट थे कि वीडियोस बहुत बड़ी होती है, हमारे को देखने में दिक्कत आती है। अगर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियोस को बड़ी या छोटी के अनुसार मत देखो, बस नोट्स बनाते चलो। और पक्की ये मेरी आपसे जो गुजारिश है, क्योंकि जब तक आप नोट्सों को अच्छी तरीके से नहीं बनाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी मैं बात करूंगा उसके बाद नर्सरी के बारे में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर लें, यहां से लेके यहां तक पूरा स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद अपने नोट्सों में जरूर छापें। ठीक है, फटाक से ले लो। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। ठीक है, हो गया भाई साहब काम। यहां पे मैं रफ कर रहा हूं, ये थोड़ा सा रफ करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। हां, अब देखो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नर्सरी की। ये क्या है? चावल की नर्सरी, सॉरी ये बाजरा की नर्सरी। चावल तो अपने इससे पिछली बार पढ़े थे तभी चावल का नाम आ रहा है। देखिए दोस्तों क्या होता है, यानी कि एक अपना खेत है। ठीक है, यहां पे एक नर्सरी बनानी है। अब देखो नर्सरी के लिए कुछ एक चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना। नर्सरी की जो अवधारणा है वो किसने दी? सबसे पहले नर्सरी जो बनाने की अवधारणा है, बाजरे में भी नर्सरी बनेगी, ये किस आदमी ने बताया? है ना दोस्तों, किस आदमी ने बताया? तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? एक गौतम, क्या नाम है? गौतम। ये तो ब्लैक कलर का मार्कर नहीं चल रहा, यहां पे बात कर रहा हूं गौतम की। गौतम जी हैं, गौतम भगवान हैं। वो क्या है, आपके पास आए और बोले कि मैं तो आपको बाजरे की नर्सरी बनाना सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर बाजरे की नर्सरी आप बनाना चाहते हो तो आपको समथिंग 25 डे लग जाते हैं। कितने दोस्तों? 25 दिन। ओके, उसके लिए आपको कितने वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी? कितने वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी? तो समथिंग 500 वर्ग मीटर स्क्वायर इतनी आवश्यकता होगी आपको 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर के लिए। देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं ट्रिक्स के हिसाब से भी आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, अब देखो 25 डे और इसकी सीड रेट अपन कितनी रखेंगे? किसकी? नर्सरी की, है ना। नर्सरी की रखेंगे, मैंने अभी बताया 2.5 kg। अब देखो, एक गौतम नाम के बाबा हैं, भगवान बुद्ध जो है उस हिसाब से भगवान गौतम जो है उस हिसाब से आप याद कर सकते हो। गौतम भगवान आपके पास आए और बोले कि हे बेटा, तू जो है मेरे लिए बाजरे की नर्सरी बना, मैं तुझे 25 दिन का टाइम देता हूं और 500 वर्ग मीटर, या फिर अपन कह सकते हैं 500 का नोट दे देता हूं। इस हिसाब से भी आप याद कर सकते हो कि 500 का नोट दे देता हूं, तो मेरे लिए नर्सरी बना बाजरे की, और मैं तेरे को टाइम देता हूं आपके 25 दिन में बाजरे की नर्सरी तैयार करके मेरे पास लेके आ जाना और तेरी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और बदले में उसने पूछा कि मुझे क्या मिलेगा? तो क्या तेरे को 500 दे दिए और क्या चाहिए? तो क्या 2.5 रुपए और दे दो, यानी कि 2.5 kg बीज और चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2.5 kg बीज चाहिए। ये आपकी जो एरिया है वो कितना चाहिए नर्सरी का? 500 मीटर स्क्वायर। अवधारणा किसने दी दोस्तों? गौतम ने, गौतम जी। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। 1 हेक्टेयर की नर्सरी तैयार करने के लिए 500 मीटर स्क्वायर की अपन को जरूरत होगी। सीड रेट कितनी रखेंगे? 2.5 kg। ठीक है, अब मैं रफ करूंगा इसको, उसके बाद अपन वेराइटीज देख लेते हैं। एक पॉइंट आप एक और नोट कीजिए, क्योंकि मैं बाद में थोड़ा सा भूल जाऊंगा, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ा पीछे करके।
यहां पे देखिए जो बाजरा होता है इसकी बोनी किस्मों को क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बोनी किस्मों को, बाजरे की बोनी किस्मों को क्या कहते हैं। एग्जाम के वाइवा में आपसे पक्की ये क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नहीं मिलता आपको मार्केट में। ठीक है, बाजरे की बोनी किस्मों को क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? कार्बो कहते हैं, कार्बो। क्या कहते हैं? कार्बो। बोनी किस्मों को कार्बो कहा जाता है। पॉइंट समझ में आ गया क्या? बाजरे की जो बोनी किस्में हैं उसको क्या कहते हैं? कार्बो, है ना, कार्बो ना कि कार्बो। ये पॉइंट नोट कर लेना। उसके बाद मैं जरूर इसको रब करूंगा क्योंकि अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जब तक आगे बढ़ेंगे तब तक अपना काम चलता रहेगा इस हिसाब से। ठीक है, वैरायटीज देख लिए, वैरायटीज। ठीक है, वैरायटीज देखिए दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी एक वैरायटी है HB फर्स्ट, यानी कि हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट। क्या है? संकर बाजरा फर्स्ट, या फिर अपन कह सकते हैं हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये जो वैरायटी है ये आपके एक प्रमुख वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था अटवाल। क्या नाम था? अटवाल के द्वारा ये वैरायटी निकाली गई जो बाजरा की प्रथम संकर वैरायटी थी। प्रथम संकर वैरायटी है। तो देखिए दोस्तों, प्रथम संकर वैरायटी है तो उन्होंने क्या किया, किन किन के मध्य क्रॉस कराया। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, एक बढ़िया सी कोई चीज बनाना चाह रहे हैं तो दोनों को अपने जो है वो साथ में कर लिया। तो उस हिसाब से देखो, एक जो है उन्होंने लिया टिप्त, है ना, टिप्त 23। ये नोट करना पूछा गया है। और ये इसके अंतर्गत जीन भी है। बाजरे के अंतर्गत पाया जाने वाला जो जीन कौन सा है? टिप्त 23। और जो आपके चावल था उसमें मैंने पढ़ाया था DGU जेन। गेहूं के अंतर्गत नोरेन 10 मैंने बताए थे। टिप्त 23 इसका क्रॉस किसके साथ कराया? बिल 3B के साथ इसने क्या कराया? क्रॉस करा दिया, जिससे क्या है एक नया बाजरा बन के आया जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम जो है HB बाजरा फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूं WCC 75 वर्ल्ड कप बाजरे ने जीता है 75 में। WCC 75 ये जो आपके अपन कह सकते हैं वैरायटी जो है WCC 75 ये हरित बाली के प्रति प्रतिरोधी हैं। हरित बाली के प्रति प्रतिरोधी, हरित बाली यानी कि इसके अंतर्गत एक रोग लगता है जिसका नाम है हरित बाली, उसके प्रति प्रतिरोधी है। यानी कि WCC 75 के ऊपर वर्ल्ड के कप के ऊपर अपना रोग नहीं लगता। हरित बाली प्रतिरोधी वैरायटी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूषा मोती ये आपके विकसित की गई है IARI न्यू दिल्ली के द्वारा। बाजरे की बोनी वैरायटी है, बोनी किस्म, बाजरे की बोनी किस्म। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ एक वैरायटी और बच रही है जो आपको नोट करनी है। एक तो है आपके HB फर्स्ट है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं WCC 75, पूषा मोती और HHB 50 और 60 RHB 67 ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है। यहां पे थोड़ा सा मेरे को देखने का बिल 3B है या फिर कुछ और चीज है तो आप जरूर नोट करें। यहां पे मैं देख लेता हूं, यहां 3B है, कोई दिक्कत नहीं, 3B है। ठीक है, ये तो आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटियां थी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें। उसके बाद कीट एंड जो रोग बच जाते हैं उसको अपन देख के अपनी क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक वैरायटी दोस्तों मेरे साथ और नोट कीजिए, राज 171। दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट मार लेना। जितनी भी राज की वैरायटियां हैं वो सभी गेहूं की हैं, पर राज 171 है ना, राज 171 वो है आपके बाजरे की। किसकी दोस्तों? बाजरे की वैरायटियां हैं। तो जरूर आप नोट करें क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी चीज अपनी छूटे पीछे। राज 171 ये वैरायटी बाजरे की है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप जरूर नोट करें। बहुत सारी वैरायटी थी जो आपको याद करनी थी। एक वैरायटी और आपको नोट करनी है मेरे साथ में, पूसा 23। ये भी वैरायटी दोस्तों किसकी है? ये भी आपके बाजरे की वैरायटी है। ओके दोस्तों, इसको आप एक स्क्रीनशॉट जरूर लें। मेरा करने के बाद अपने कीट एवं रोग हैं उनको अपन देखते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप जरूर लें। ठीक है, हो गया काम। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और अपन आगे बढ़ रहे हैं।
थोड़ा सा प्रयास है कि जल्दी से अपन जितनी भी अपने जो कोर्सेज है उसको कंप्लीट करें, है ना। मैं आपके साथ हूं, बस मुझे सपोर्ट कीजिए। आप अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ही मजा आएगा। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके कीटों की, ठीक है, कीट जो है, अब देखिए कीट जो है मुख्यतः कीट आपके लगते हैं ओनली तीन कीटों को आपको याद करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सफेद लट, है ना, सफेद लट एक लगती है, और अगर मैं बात करूं दीमक, एक लगता है आपके दीमक, और एक आपके तना छेदक, नंबर 3 पे तना छेदक। ये आपके 3 मुख्यतः कीट हैं। ओके दोस्तों, फिर आप इधर बैठोगे तो सबसे अगर मैं रोगों की बात करूं, रोग क्या दोस्तों, रोग हैं। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर कहां गया, ये रहा, ठीक है। अब देखो यहां पे नंबर 1 की मैं बात करूं तो आपके एक रोग लगता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, हरित बाली, हरित बाली, ग्रीन ईयर, है ना, हरित बाली रोग, या फिर इसको कहते हैं मर्दू रोमिल आशिता रोग, मर्दू रोमिल, ठीक है ना, मर्दू रोमिल आशिता, ये इस रोग का नाम है। ओके दोस्तों, ये जो रोग हैं ये आपके होता है फफूंद के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, फफूंद के द्वारा होता है। उस फफूंद का नाम क्या है, उस फफूंद का नाम क्या है, स्टार मार लेना मेरे साथ में, स्टार मार के आपको उस फफूंद का नाम याद करना है। तो दोस्तों उसका जो नाम है वो क्या है, आपके स्पोरा ग्रेमिनिकोला, ग्रेमिनिकोला। नाम थोड़े से अटपटे हैं, एक बार में याद नहीं होते। ये तो ग्रेमिनी आ रहा है और ये ग्रेमिनी परिवार से है, स्पेरो ग्रेमिनिकोला, ठीक है दोस्तों। इससे होता क्या है, इसमें क्या होगा, जैसे अपना जो पुष्पक्रम है, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो अपना इनफ्लोरोसेंस है वो पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये अपना मैंने बना लिया आपके ऊपर वाला भाग, जिसे अपन इनफ्लोरोसेंस के नाम से जानते हैं। ये आपके पत्ती नुमा यानी कि पुष्पक्रम, पुष्पक्रम पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित, पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। देखिए दोस्तों, ऊपर वाला जो भाग होता है ना, इसको अपन कहते हैं पुष्पक्रम, जो होता है वो पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये 3 स्टेज में होता है, यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग है, सबसे पहले ये जो है वो पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित होगा, फिर ये सेकेंड वाला भाग, उसके बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है ये पूरा का पूरा पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। सबसे पहले आपने अगर बाजरा देखा है तो ऊपर थोड़ी सी हरी हरी टाइप इस हिसाब से होती है, वो इस रोग की वजह से होती है। देखिए दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं राजस्थान में, राजस्थानी भाषा में इसे जोगिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, जोगिया। इंपोर्टेंट मार लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हरित बाली रोग राजस्थान में जोगिया नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, जोगिया के नाम से, ठीक है। ये तो बात होगी हरित बाली की। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके नंबर 2 रोग की, अर्गट रोग इंपोर्टेंट है दोस्तों। अर्गट और हरित बाली दोनों ही रोग इंपोर्टेंट हैं। अर्गट जो रोग है ये एक कवक जनित रोग है, कवक जनित, है ना, कवक जनित रोग है। उस कवक का नाम क्या है, कल्वीसेप्स। अरे बहुत सारे नाम हैं, कल्वीसेप्स, फ्यूजीफोर्मिस, फ्यूजीफोर्मिस, यानी कि ये चौके को नहीं जाने देता बाउंड्री से बाहर। फोर्मिस, बाउंड्री में चौका बाहर नहीं, मिस हो गया, है ना, 4 रन मिस हो गए। अर्गट रोग कवक जनित रोग है जो फ्यूजीफोर्मिस के द्वारा होता है। ओके दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपके जो ऊपर वाला पुष्पक्रम है उससे एक चिपचिपा गोंद सा एक पदार्थ निकलता है जिसको अपन कहते हैं आर्गोटीन। क्या कहते हैं दोस्तों, आर्गोटीन के नाम से जानते हैं। अगर इस स्टेज के ऊपर अगर जो पशु हैं इसको अगर खा लेते हैं, तो अगर पशु जो है गर्भित है, मान लो कोई गाय या कोई भैंस अगर कोई गर्भित है, अगर इस पशु जो है इस स्टेज के ऊपर ये अगर रोग लग रखा है बाजरे में, तो अगर इसको खा लेते हैं तो उसके अंतर्गत जो बच्चा है वो पेट के अंतर्गत ही मर जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना कि बाजरा जो है
बाजरे के अंतर्गत एक रोग लगता है जिसका नाम है अर्गट रोग। अर्गट रोग आपके कवक जनित रोग हैं जो कल्वीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के द्वारा होता है। इस रोग में क्या होता है, जो आपके पुष्पक्रम होता है ना ऊपर वाला, इनफ्लोरोसेंस पुष्पक्रम, इसमें तो आपके पुष्पक्रम पत्ती नुमा संरचना में परिवर्तित हुआ था, लेकिन यहां पे पुष्पक्रम से एक गोंद सा यानी कि चिपचिपा सा शहद जैसा गोंद सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। चिपचिपा पदार्थ निकलता है। उस पदार्थ का दोस्तों नाम क्या है, तो उसका नाम है आर्गोटिन। यह पूछा जा सकता है, स्टार मार लेना, आर्गोटिन। अगर मान लो इस स्टेज पे पशु अगर खा लेते हैं, पशुओं के द्वारा खाने पर बच्चे की पेट में ही मौत हो जाती है। बच्चे की पेट में ही मौत। नोट कर लेना मेरे साथ साथ में। देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे इसमें क्या गोंद सा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, पशु खाएंगे, अगर वो गर्भित हैं तो उनका बच्चा है वो पेट के अंतर्गत ही मर जाता है। ये बहुत ज्यादा भारी नुकसान पहुंचाता है। और इसका अपन उपचार कैसे करेंगे, तो 20% नमक के घोल से बीजोपचार, यानी कि 20% नमक के घोल से अपन बीजोपचार कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। नंबर 3 जो अपना रोग है वो है कंडवा रोग। ये आपके किसके द्वारा होता है, यानी कि जो कंडवा रोग है ये किसके द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो कंडवा जो रोग है टीलोस्पोरियम पेनिसिटम यहां पे थोड़ा सा सीलियम, इसके द्वारा ये रोग होता है। ये भी एक फफूंद जनित रोग है, फफूंद से होता है। इसके लिए अपन उपचार में क्या लेके आ सकते हैं दोस्तों, वीटावैक्स। विराट कोहली मैंने बताई थी ट्रिक, वीटावैक्स। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, 0.5% वीटावैक्स प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बातें थी आपके, ये 3 जो रोग हैं, जो कीट हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करने हैं। ओके, यहां तक। उसके बाद उपज की बात करें, यानी कि यील्ड, ये समथिंग 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर सिंचित क्षेत्र है, यानी कि इरिगेटेड एरिया है, पानी अच्छी तरीके से मिल रहा है, तो 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज अपने को मिलती है। तो देखो दोस्तों, आज थोड़ी सी जल्दबाजी की है मैंने और जल्दी से निपटाने का प्रयास किया है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। और कुछ एक अगर कमी रह जाती है तो अपन एक और जो है बड़ी क्लास, मैराथन क्लास लेंगे, उसमें पूरा का पूरा ग्रेमिनी परिवार एक साथ में निपटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।